आप लोग ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बस सर आपकी याद आती है। हाँ हाँ, मैं ही रह गया हूँ अब याद करने के लिए। करो। जी बिल्कुल सर। सही हो गया, चलो जी, मेहरबानी है तुम्हारी। सर यूनिवर्सिटीज कब ओपन हो रही हैं? अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही अभी कोई इस तरह की कोई है अपडेट। शायद जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़, उनके कुछ मैंने नोटिफिकेशन पढ़े थे कि वो 7 जून से जो है वो हो रही हैं, तो शायद वो इस तरह से हो। जी सर, ये तो सुना कि 6 से हो रही हैं ओपन बाकी यूनिवर्सिटी। जी जी जी। अच्छा, आप लोगों के पास वो सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है? एक आपको सॉफ्ट में बुक दी थी, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, ENG 508। जी सर। वो आप लोगों के पास वो हार्ड फॉर्म में है या सॉफ्ट फॉर्म में है? बोथ मॉर्निंग एंड सर इवनिंग। सर मेरे पास ही, 1 मिनट में देख कर बताता हूँ। हुमा, आप लोगों के पास है? सर सॉफ्ट फॉर्म में है। सॉफ्ट में है। चलिए, इसका मतलब है कि अगर वहां से हमें कुछ पढ़ना पड़ा तो हम कर लेते हैं। ओके, सो पहले तो हम उसको कंप्लीट कर लें जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। वो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन। हेलो, बोल रहे तो सही। जी सर। मैंने कहा हम लास्ट टाइम पे क्या डिस्कस कर रहे थे? इंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन चल रहा था, हमने प्रीसपोजिशन कर लिया था। सर कुछ प्रैग्मेटिक्स का था, आपने कहा था वो नोट्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी रीड आउट कर लेना शायद। सीमेंट अपना, हम इंटेलमेंट एंड प्री सपोजिशन वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें हमने इंटेलमेंट और उसकी डिफरेंट जो सॉरी प्री सपोजिशन है उसको डिस्कस किया था। प्री सपोजिशन की हाँ जो जी। डिफरेंट टाइप्स हैं हमने वो डिस्कस की थी कि पोटेंशियल प्री सपोजिशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे फैक्टिव है, नॉन फैक्टर है, काउंटर फैक्चुअल है, एग्जिस्टेंशियल प्री सपोजिशन है। सो वी डिस्कस दीज, हमने वो डिस्कस की थी। ओके, ऐसे है। तो उसके बाद हमने डिस्कस करना था इंटेलमेंट को, इसलिए हमने इंटेलमेंट को डिस्कस करना है। अब जिस जो है वो शॉर्ट फॉर्म से हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसके से तो एक आप लोगों के पास और मौजूद है, प्री सपोजिशन एंड इंटेलमेंट की। जी सर। इंटेलमेंट हम उससे करेंगे, प्री सपोजिशन हमने जिससे की थी ना, तो इंटेलमेंट हम दूसरी वाली से करेंगे। ठीक है सर। जी, जिसके ऊपर वो 20 पेजेस PDF है। उसकी जैसे फर्स्ट स्लाइड पे K413, K413 है। सो यहाँ से हम करेंगे। करम, इसकी मैं बात नहीं कर रहा जो आपने शेयर किया है। इससे पहले जब कैंपस में थे ना, तब सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स था, वो बुक थी सॉफ्ट फॉर्म में, उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं या कुछ टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो थे। हाँ जी, दिस वन जो अभी अरीज ने किया है ना ग्रुप में।
Yes, students, come to entailment, slide number 15. Slide number 15. Am I audible? Students, are you listening me? Am I audible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So please open presupposition and entailment, जिससे हमने पहले प्रीसपोजिशन डिस्कस किया था वो वाले नहीं, बल्कि जो दूसरी रीडिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसको ओपन करें और उसकी स्लाइड नंबर 15 पे आ जाएं। entitled entailments. Done? Yes, students, did you find the required page? Yes, sir. ओके, अभी हमने एम्बिगुइटी भी डिस्कस किया था, हमने प्रीसपोजिशन डिस्कस किया, इंटेलमेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम कंट्राडिक्शन भी डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे सेंटेंस रिलेशनशिप हैं, इनको सिंटैक्टिक सिमेंटिक कहा जाता है। ये सेंटेंस रिलेशनशिप हैं। इट मीन्स कि जो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस के जो रिलेशनशिप्स हैं ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं। उसी में प्रीसपोजिशन है, इसी में इंटेलमेंट है, उसी में आपकी जो है वो एम्बिग्विटी है, उसी में आपकी सिमेंटिक एनॉमली है, उसी में कंट्राडिक्शन है। तो ऑल दीज आर रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेस। उन्हीं में से एक है आपका इंटेलमेंट है। इंटेलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक बात तो ये ध्यान में रखें कि हमने पहले प्री सपोजिशन किया था और हमने डिस्कस किया था कि प्री सपोज कौन करता है, प्री सपोजिशन कौन करता है, हु प्रीसपोजेस? बोल प्लीज। ऑडियंस? नॉट एट ऑल Sir, speakers. यस, स्पीकर्स प्रीसपोज करते हैं। तो जो प्री सपोजिशन होती है वो आपके स्पीकर्स के लेवल पे होती है, लेकिन जो इंटेलमेंट होती है, और दूसरी बात ये है कि जो प्री सपोजिशन है हमने जितनी भी एग्जांपल डिस्कस की थी तो वो सेंटेंसेस नहीं करते, यानी स्पीकर प्री सपोज करता है कि द ऑडियंस दे ऑलरेडी हैव दिस प्रायर इंफॉर्मेशन, दिस प्रायर नॉलेज, और वो फिर वो उसके लिहाज से बोलता है। लेकिन जो इंटेलमेंट होती है वो सेंटेंसेस पे होती है, मतलब सेंटेंस ही इस तरह से जो है वो लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं कि सेंटेंस के अंदर इंटेलमेंट होती है। तो प्री सपोजिशन स्पीकर्स के जो है वो एंड पे होती है, स्पीकर जो है वो करते हैं, और जो इंटेलमेंट होती है ये स्पीकर्स नहीं बल्कि ये सेंटेंसेस पे होती है। मजीद जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो अब इंटेलमेंट के अंदर क्या होता है, आप एक सेंटेंस जो है वो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उस सेंटेंस को जो है वो नाम दे दिया, एक आपने जो है वो नाम दे दिया, गॉट इट। अब एक उसमें अगर उस सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस भी जो है वो कोई मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये जो सेंटेंस ए है इट इंटेल्स सेंटेंस बी, तो इसके अंदर से ही दूसरा सेंटेंस जो है वो निकलता है, तो वो सेंटेंस लेवल पे होती है, तो उसको हम कहते हैं इंटेलमेंट, उसके अंदर हम उसको इंटेलमेंट कहते हैं। और ये आपकी जो इंटेलमेंट है ये इनफैक्ट रिलेशनशिप्स हैं और ये प्रोपोजिशन में रिलेशनशिप्स हैं। तो मैंने आपको प्रोपोजिशन का भी बताया हुआ है कि प्रोपोजिशन क्या होती है, व्हाट इज प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? सर इसके बारे में आपने बताया था कि इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक कंटेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। जी, मतलब आपके पास एक अटरेंस मौजूद है, एक सेंटेंस मौजूद है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड मौजूद है, उसके अंदर जो सिमेंटिक कंटेंट होता है बेसिकली जो आपका एक्चुअल होता है, जो आप कन्वे करना चाहते हैं, तो दैट इज योर प्रोपोजिशन। और इट इज पॉसिबल कि आपके एक सेंटेंस में एक प्रोपोजिशन भी हो सकती है
और अगर वो आपका कोई कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है कंटेनिंग मोर क्लॉजेस, उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस भी हो सकती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Entailments, a relationship that applies between two sentences or two propositions. It is better to call them propositions. So entailment भी relationship है जो कि दो sentences में या दो propositions में होता है, where the truth of one implies the truth of the other. तो two propositions हैं, उसमें एक के अंदर जो ट्रूथ है वो दूसरे के अंदर जब वो उसको इंप्लाई करता है। इट मीन्स कि इफ वन इज ट्रू द अदर इज ट्रू, एंड इफ वन इज फॉल्स द अदर इज ऑल्सो फॉल्स। अगर हम उन दो प्रोपोजिशन को ए और बी का नाम दें तो हम कहेंगे कि इफ ए इज ट्रू देन बी मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। इसको हम कहते हैं कि एक जो प्रोपोजिशन है it implies the truth of the other. For example, everyone passed the examination. Everyone passed the examination. Now we have this proposition or one sentence. अब अगर हम इस बात को यूं कहें no one failed the examination, तो क्या ये सही है या गलत है? Everyone passed the examination, no one failed the examination. ये दोनों ठीक है? यस सर। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं ना everyone passed the examination और दूसरा हम कहते हैं no one failed the examination, both are correct, तो हम कहेंगे कि A entails B, कि A की जो हमारी जो प्रोपोजिशन है, जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है, तो ये इंटेल करती है अपने अंदर बी को। इफ वी थिंक दैट ए इज ट्रू बी मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, अपने प्रोपोजिशन के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से, अपने मीनिंग के लिहाज से। तो अगर हम कहें एवरीवन पास द एग्जामिनेशन ये ठीक है और नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन ये गलत है, तो इसका मतलब है दोनों ही गलत हैं। आप कहें एवरीवन पास द एग्जामिनेशन और फिर आप कहें कि नहीं जो दूसरी वाली है नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन, नहीं एक स्टूडेंट फेल हो गया है, तो इसका मतलब है कि फिर दोनों फिर जो है वो पहली वाली भी ठीक नहीं है। क्यों? जब आप ये कहते हैं कि नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन, इट मींस एवरीवन पास द एग्जामिनेशन, सो वी से दैट ए इंटेल्स बी। Whenever A is true, B is true. अगर A प्रोपोजिशन करेक्ट होगी, ट्रू होगी, तो B भी जो है वो ट्रू होगी। ये नहीं हो सकता कि A जो है वो ट्रू हो और B जो है वो फॉल्स हो जाए। The information that B contains is contained in the information that A conveys. हमारी B जो प्रोपोजिशन है उसके अंदर जो मीनिंग है, जो इंफॉर्मेशन है, जो उसका सिमेंटिक कंटेंट है, that is also covered by the proposition A, वो A के अंदर भी मौजूद है। A situation describable by A must also be a situation describable by B. A and not B are contradictory. A and not B are contradictory. अब देखें कंट्राडिक्टरी क्या होता है। हम पहले कहते हैं ना एवरीवन पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन, ये वैसे तो कंट्राडिक्टरी है ना, कि एक में हमने बात की है पास होने की, दूसरे में हमने बात की है फेल होने की। अब जो ए है एंड नॉट बी आर कंट्राडिक्टरी, तो हमारी ये उस लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, मतलब ये जो कंट्राडिक्टरी लगती हैं, लेकिन सिमेंटिक कंटेंट के लिहाज से जो है वो दे आर द सेम, दे आर ट्रू। ये नहीं हो सकता कि एक फॉल्स हो अपने सिमेंटिक कंटेंट में और दूसरी जो है वो करेक्ट हो। We will look at different examples. फर्दर जब हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स आएंगे तो इट विल बी क्लियर। फर्स्ट we will discuss the characteristics of entailments. Entailment की कुछ characteristics हैं जो उसे also distinguish करती हैं presupposition से। कैरेक्टरिस्टिक में से पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि आपकी इंटेलमेंट क्या है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस फॉलोइंग फ्रॉम व्हाट इज असर्टेड इन द अटरेंस। एक आप अटरेंस लेते हैं
अटरेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? आपका सेंटेंस होता है सिंपल सिमेंटिक्स, इसमें कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं होता। सिंपल अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स or string of different linguistic expressions, that is sentence. But when sentence is uttered by a particular speaker in a particular situation for a particular purpose, that sentence become utterance. तो अभी हमारी इंटेलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस फॉलोइंग फ्रॉम व्हाट इज असर्टेड इन द अटरेंस। एक आपने अटरेंस अटर किया, उसमें आपने कोई चीज असर्ट की, कोई आपने क्लेम किया, आपने कोई चीज जो है वो बयान की। अब वो जो आपने एक सेंटेंस में या एक अटरेंस में जो चीज बयान की है, उसकी जितनी भी लॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं उसमें से जो निकल रही हैं, तो ये सारी आपकी इंटेलमेंट है। जैसे हमने कहा था कि एवरीवन पास द एग्जामिनेशन, ये आपने एक अटरेंस दिया। अब इसमें लॉजिकली हम क्या जो है वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं कि everyone passed the examination, it automatically means no one failed the examination। तो ये लॉजिकल हमारा एक कंसिक्वेंस है जो हमने कहां से डिराइव किया है, उस अटरेंस से जो हमने अटरेंस जो है वो बनाया, और उसमें हमने ये असर्ट किया कि कोई भी जो है वो एवरीवन पास द एग्जामिनेशन, तो उससे हमने ये लॉजिकली जो है वो ड्रॉ किया दैट नो वन फेल्ड द एग्जाम। सेकंड इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, इंटेलमेंट्स डिपेंड ऑन सेकंड करेक्टरिस्टिक है, इंटेलमेंट्स डिपेंड ऑन सेंटेंस मीनिंग नॉट द कॉन्टेक्स्ट इन विच द सेंटेंस इज यूज्ड। ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं। जो इंटेलमेंट होती है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, इसका कॉन्टेक्स्ट से ताल्लुक नहीं होता। इंटेलमेंट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस मीनिंग। ओके, तो ये सेंटेंस मीनिंग पे डिपेंड करती हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करती जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस किया गया। देखें अगेन उसी एग्जांपल को देखें, एवरीवन पास द एग्जामिनेशन, उसमें से हमने जो है वो कहा नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन। अब ये जो सारा हमने कंक्लूजन या इसमें से लॉजिकली जो है वो जो ड्रॉ किया है, तो इसका ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट से नहीं है, ये सारे का सारा बेस करता है जो अटरेंस हमने दी है, जो सेंटेंस है एवरीवन पास द एग्जामिनेशन, जो जस्ट लिखा हुआ है, नो कॉन्टेक्स्ट इज इन्वॉल्व्ड कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाएगा तो इसमें से नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन निकलेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जाएगा तो इसमें से नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। यस यस अपना हु रेज द हैंड? Yes, who raised the hand? Who wants to ask? Students, someone raised the hand. Who is the student who wants to ask something? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, मैंने कहा अगर आप Sir, I think Shmaila Bibi से शमीला हो गया बीबी है। ने। अच्छा अच्छा वैसे ही हो गया है। चलो कम से कम वो बोल के बता ही दे, मुझे पूछना है तो बिल्कुल पूछ ले, मोस्ट वेलकम। चलिए अगर वैसे भी हो गया है तो मैंने तो ये मुझे तो नहीं पता, मैंने समझा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कम से कम मुझे बता तो दें कि दैट वाज जस्ट मिस्टेकनली। जी, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी कि ये कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स मौजूद हैं उसकी बेस पे हम जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है वो लेते हैं, उसकी बेस पे ही इंटेलमेंट होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इंटेलमेंट आल्सो हैपेंस व्हेन वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड। यहाँ पे कुछ Entailment also happens when one set of objects is included in another। हमने लेक्सिकल रिलेशंस पढ़े थे, आपको याद होगा, उसमें हमने एक लेक्सिकल रिलेशन पढ़ा था, इंक्लूजन पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था कि जिसमें मीनिंग ऑफ वन इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अदर। ठीक है, अब इंटेलमेंट के अंदर भी इंटेलमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि
Entailment also happens when one set of objects is included in another. It may be seen as a kind of a hyponymic relation. Okay, hyponymy जो है वो क्या होती है? hyponymy कि जब आपका एक मीनिंग दूसरे के अंदर इंक्लूड होता है तो हम कहते हैं कि ये आपस में ये हिपोनिमिक रिलेशनशिप है, और जो आपस में होते हैं वो को हिपोनिम्स होते हैं, फिर उनका जो है वो सुपर ऑर्डिनेट होता है। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं वेजिटेबल है, वेजिटेबल के अंदर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल पोटैटो आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कि जो पोटैटो है तो पोटैटो इज इंक्लूडेड इन अ वेजिटेबल, द मीनिंग ऑफ पोटैटो इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ वेजिटेबल। अब इंटेलमेंट के अंदर भी जो है वो ये मौजूद है। जैसे हम ये कहते हैं कि एवरी वन पास द एग्जामिनेशन, तो इट इंक्लूड्स द सेंस दैट नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन। everyone passed the examination and no one failed the examination, तो जो no one failed the examination है ये मीनिंग इंक्लूडेड है किसके अंदर? everyone passed the examination। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि entailment also happens when one set of objects is included in another. It may be seen as a kind of hyponymic relationship। तो हम कह सकते हैं कि it is a special type of hyponymy के तौर पे इसको डिस्कस किया जाता है entailment को। Another characteristic, entailments can also involve the use of determiners. The use of determiners. अब determiners क्या होते हैं? For example, आप किस चीज के साथ लगा देते हैं one, तो ये determiner है। आप लगा देते हैं this, ये determiner है। that, ये determiner है। a लगा दिया, ये determiner है article। the लगा दिया, ये determiner है। ये determiners होते हैं। Entailments can also involve the use of determiners. This is simply the relation of inclusion. फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट, अब ये जो एवरी है ये डिटर्मिनर है, एवरी डिटर्मिनर है। आप एवरी लगा दें डिटर्मिनर है, वन लगा दें डिटर्मिनर है, मोस्ट लगा दें डिटर्मिनल है, ठीक है, नो लगा दें डिटर्मिनल है, ये डिटर्मिनर है। एवरी स्टूडेंट लव्स लर्निंग इंग्लिश, एवरी स्टूडेंट लव्स लर्निंग इंग्लिश। दूसरी हम जो है वो देते हैं उसमें प्रोपोजिशन या सेंटेंस, हम कहते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स लव लर्निंग इंग्लिश। तो क्या जो मोस्ट के मीनिंग है वो एवरी में मौजूद है या नहीं है? जो मोस्ट के मीनिंग है क्या वो एवरी में मौजूद है कि नहीं? यस सर। ऑफ कोर्स। आप कहते हैं सारे लोग घरों को चले गए, ऑल द पीपल हैव लेफ्ट, ऑल द पीपल हैव गॉन, और आप फिर कह दें मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन, तो क्या अब मोस्ट की मीनिंग एवरी के अंदर है? इंक्लूड है, ठीक है, एवरी के अंदर जो है वो इंक्लूड है। गॉट इट? इसी तरह से आप कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट, और फिर आप जो है वो कह दें कि आपकी क्लास की स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 40 है, आप कहें कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट, और या फिर आप कह दें कि मोर देन 30 स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट। अब ऑल के अंदर 30 या मोर देन 30 उसके अंदर इंक्लूडेड है, सो द मीनिंग ऑफ मोस्ट इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ एवरी। तो ये भी इंटेलमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लें, देन वी मूव फॉरवर्ड। नो सर। नो सर। यहाँ पे ब्रीफली उसके बाद कुछ टाइप्स हैं आपकी इंटेलमेंट्स की। ऑर्डर्ड इंटेलमेंट्स, बैकग्राउंड इंटेलमेंट्स, फोरग्राउंड इंटेलमेंट्स। ऑर्डर्ड इंटेलमेंट्स, इंटेलमेंट इज नॉट अ प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट। पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि ये प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अभी कैरेक्टरिस्टिक में हमने एक डिस्कस किया था कि जो आपकी इंटेलमेंट होती है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस कहा। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेंटिक मीनिंग, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एपरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स ये आप हमारी इंटेलमेंट होती है। इसमें कॉन्टेक्स्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जाती। द सेम कॉन्सेप्ट इन अदर वर्ड्स ये है कि इंटेलमेंट इज नॉट अ प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रैग्मेटिक्स में कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ये प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हैविंग टू डू विद द स्पीकर मीनिंग,
कि इंटेलमेंट हैज नथिंग टू डू विद द स्पीकर मीनिंग। स्पीकर मीनिंग को इन अदर वर्ड्स प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है कि सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ अटरेंसेस या सेंटेंसेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट, प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीकर मीनिंग। जो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग होते हैं ना वो स्पीकर मीनिंग होते हैं। एक स्पीकर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो कहता है वो स्पीकर मीनिंग होता है, जो वो इंटेंडेड उसका मीनिंग है, जो एक्चुअली वो कहना चाहता है। तो स्पीकर मीनिंग और आपके जो सेंटेंस मीनिंग है उसमें डिफरेंस आ सकता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप बाहर से आते हैं, गर्मी बहुत है, और आप सिंपल आके कहते हैं इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। ओके, ये अब आपका जो आपने सेंटेंस जो है वो कर दिया, ये जस्ट आपका एक सेंटेंस है। अब एक्चुअली इसके अंदर स्पीकर मीनिंग क्या होगा कि आप कह तो यही रहे हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, आप हिचकिचा रहे हैं, आप इनफैक्ट कहना ये चाहते हैं कि गर्मी बहुत है, पानी के ठंडे का गिलास ही पिला दो, या आप कहना ये चाहते हैं कि पंखा ऑन कर दो, या आप कहना ये चाहते हैं कि अगर एयर कंडीशनर अवेलेबल है तो वो चला दो, या आप ये कहना चाहते हैं कि विंडो बंद है वो खोल दो। कोई भी, ये आपका इंटेंडेड मीनिंग है जो आप इस सेंटेंस के थ्रू से अटर करना चाहते हैं कि इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। तो जो आप कहना चाहते हैं एक्चुअली वो आपका स्पीकर मीनिंग है, और स्पीकर मीनिंग में आपका कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो आपका सिंपल सेंटेंस मीनिंग सिमेंटिक्स होता है आपका, तो वो आपके एपरेंट वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो आपकी इंटेलमेंट होती है, इंटेलमेंट में कॉन्टेक्स्ट को हम स्टडी नहीं करते, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इस वजह से इंटेलमेंट इज नॉट अ प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पीकर मीनिंग और विद द कॉन्टेक्स्ट, but is considered a purely logical concept। सिंपली या लॉजिकल कॉन्सेप्ट के तौर पे लिया जाता है। तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है वो कैसे आप लेते हैं कि आपके जो सेंटेंस में आपने जो मीनिंग्स यूज किए हुए हैं, जैसे उनमें से जो वर्ड्स यूज किए हैं उसकी बुनियाद पे आप उसको जो है वो करते हैं। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं इस तरह से कि दो आप वर्टिकल जो है वो आप जो है वो लाइंस छोटी लगाते हैं और उसके आगे छोटी आप डैश डाल देते हैं। जिस तरह से प्री सपोजिशन को शो करने के लिए हम कहते थे, हमने जो है वो दो जो है वो सिंबल जो है वो देखे थे कि वो प्री सपोजिशन को शो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंटेलमेंट है, तो इसका जो है वो सिंबल जो है वो ये है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है या हमारे पास प्रोपोजिशन है, बॉब एट 3 सैंडविच। बॉब एट 3 सैंडविच। अब हम इसमें जो है वो देखें कि अगर आप इसके अंदर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, अब आपका पूरा ये जो है बॉब एट 3 सैंडविच, आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं बॉब पे, चाहें तो फोकस कर सकते हैं 8 पे, चाहें तो फोकस कर सकते हैं आप 3 पे, चाहें तो फोकस कर सकते हैं सैंडविच पे। इसको हम आगे चल के ना बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अंदर जो वो देखेंगे कि हम फोकस करेंगे या स्ट्रेस करेंगे तो क्या होता है। एनीहाउ, अब हम कहते हैं बॉब एट 3 सैंडविच। अब थोड़ा सा इसको आपने टैक्टफुली जो है वो इसको जो है वो देखना है। बॉब एट 3 सैंडविच। अब ये जो 8 है ये वर्ब है। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब है समथिंग इज डन, कुछ ना कुछ किया गया। क्या किया गया? क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है? द एक्शन ऑफ ईटिंग समथिंग इज डन। ठीक है, मतलब समथिंग हैज बीन डन। आपने कुछ लिखा, समथिंग हैज बीन डन। आपने कुछ पढ़ा, समथिंग हैज बीन डन। आप दौड़े, समथिंग हैज बीन डन। आपने कुछ खाया, समथिंग हैज बीन डन। ओके, समथिंग हैज बीन डन। अब कुछ किया गया है। अब जिस चीज को आपने खाया है, समथिंग हैज बीन डन टू दैट वेरी थिंग। जिस चीज को आपने लिखा है, समथिंग हैज बीन डन टू दैट वेरी थिंग। आप ऐसे ही है, आपने कुछ पढ़ा तो एक्शन जो है वो उस पे हुआ। आपने कोई चीज को खाया, एक्शन उसके साथ जो है वो हुआ। और फिर एक्शन हुआ है तो उसका डूअर भी मौजूद है। समवन हैज जो है वो डन द एक्शन, किसी ने जो है वो उस एक्शन को जो है वो किया है। गॉट इट? अब इसी चीज को ध्यान में रख के आपने ये एग्जांपल्स आपने अगली वाली देखनी है। बॉब एट 3 सैंडविच, इट मींस समवन एट 3 सैंडविच। ठीक है, समवन एट 3 सैंडविच। आप इसके अंदर ये इंटेलमेंट है। हम कहते हैं कि बॉब ने 3 सैंडविच खाए, इसका मतलब है किसी ने 3 सैंडविच खाए ना, इसके अंदर ये शामिल है ना। हम कहते हैं कि ये काम जो है वो इसने किया, इसका मतलब है किसी ने तो किया। तो समवन एट 3 सैंडविच, ये जो है वो मीनिंग बॉब एट 3 सैंडविच उसके अंदर मौजूद है कि हु एट द सैंडविच। इसी तरह से आप कहते हैं बॉब डिड समथिंग टू द सैंडविच, आपका एक्शन है। ठीक है, हम 8 नहीं लगाते तो हम कह देते हैं बॉब डिड समथिंग टू 3 सैंडविच। तो कोई उसके एक्शन उसके साथ किया, उसने ईटिंग का एक्शन किया,
उसने उनको जो है वो साफ करने का एक्शन किया, उसने उनको पकाने का एक्शन किया, उसने सर्व करने का एक्शन किया, कोई भी एक्शन हो सकता है। बॉब सर्व 3 सैंडविच भी हो सकता है, बॉब फ्राइड 3 सैंडविच भी हो सकता है, बॉब बॉट 3 सैंडविच भी हो सकता है, बॉब सप्लाइड 3 सैंडविच भी हो सकता है, बॉब परचेज 3 सैंडविच भी हो सकता है। इन तमाम में समथिंग हैज बीन डन टू द सैंडविच, कुछ ना कोई एक्शन किया गया। तो अगर हम ये कहें बॉब डिड समथिंग टू सैंडविच, तो इट इज ऑल्सो, ये जो मीनिंग है ये उसमें इंक्लूडेड है, बॉब एट 3 सैंडविच, यानी व्हाट बॉब डिड, तो उसका जवाब जो है वो यही है कि बॉब डिड समथिंग, कोई ना कोई एक्शन है, वो ईटिंग का है, सप्लाई का है, पकाने का है, ले जाने का है, कुछ भी। इसी तरह से हम कहते हैं बॉब एट 3 ऑफ समथिंग। अब ये मीनिंग भी पहले वाले में आपके मौजूद है, उसमें बॉब एट 3 सैंडविच, कि उसने 3 जो है वो सैंडविच खाई, इसका मतलब है कोई चीज तो खाई ना उसने, ठीक है। अगर हम ये कहें कि लगता है कि इसने कोई चीज खाई है, अब इसके मीनिंग आपके उसके अंदर शामिल हैं, तो आपका बॉब एट 3 सैंडविच ये इंटेल करता है ए को भी समवन एट 3 सैंडविच, बी को भी बॉब डिड समथिंग टू द सैंडविच, सी को भी बॉब एट 3 ऑफ समथिंग, और फोर्थ को भी समथिंग हैपेंड, कोई ना कोई एक्शन तो हुआ। क्या एक्शन हुआ? द एक्शन ऑफ ईटिंग सैंडविच टुक प्लेस, कोई एक्शन हुआ, तो हम कहें समथिंग हैपेंड, कुछ ना कुछ जो है वो हुआ है, तो चूंकि एक्शन है तो वो भी। सो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज 4 प्रपोजिशंस ए बी सी एंड डी, तो दे आर इंटेल्ड बाय आवर एग्जांपल बॉब एट 3 सैंडविच। ये बात क्लियर है यहां तक आपको? यस सर। कोई भी इसमें आपको एम्बिग्युइटी है तो फील फ्री टू नो सर। क्लियर है। ओके, आप इसको हमने ऑर्डर्ड इंटेलमेंट क्यों कहा था? देखिए अब हमने इसको ना ऑर्डर चेंज किया चीजों का ना, कि बॉब एट 3 सैंडविच है, अब हमने कहा कि समवन एट 3 सैंडविच, फिर हमने कहा बॉब डिड समथिंग, हमने इस तरह से किया, इस वजह से हम कहते हैं ऑर्डर्ड इंटेलमेंट। इट मींस कि एक सेंटेंस जो इंटेल करता है उसको आप किसी भी तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, आप वर्ड की मतलब उसमें कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ लिहाज से आपकी इंटेलमेंट आपके सामने आ जाएगी जो कि एक सेंटेंस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड वर्सेस फोरग्राउंड इंटेलमेंट। अब इसका आप बहुत ही जो है वो कहने मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखें कि बैकग्राउंड इंटेलमेंट और फोरग्राउंड इंटेलमेंट ये है कि बैकग्राउंड इंटेलमेंट आपकी ज्यादा हो सकती हैं जिसको आप हाईलाइट नहीं भी करते, यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिनको आप सबको हाईलाइट नहीं करते, वो कई हो सकते हैं। और फोरग्राउंड आपका ये है कि जो आपके पेशे नजर है अभी, जिसको आप हाईलाइट करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को, जैसे ऊपर था बॉब एट 3 सैंडविच, अब आप इसके अंदर जो आपकी कई प्रोपोजिशन इंटेलमेंट है, जैसे अभी हमने 4 देखी ना, ए बी सी डी, कम से कम 4 इसके अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं कि कुछ किया गया, किसी चीज के साथ किया गया, किसी ने किया, कुछ ना कुछ हुआ, ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कहलाते हैं बैकग्राउंड इंटेलमेंट। ये ज्यादा चूंकि हैं, इनको हम कहेंगे बैकग्राउंड। और अगर आप किसी एक पे फोकस करना चाहते हैं, किसी एक को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी एक पे स्ट्रेस आप देना चाहते हैं, तो वो कहलाएगी आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट। In one occasion, one sentence can have होना चाहिए, can have a number of background entailments। तो एक वक्त पे एक सेंटेंस या एक प्रोपोजिशन में आपकी कई बैकग्राउंड इंटेलमेंट्स हो सकती हैं, ज्यादा बैकग्राउंड इंटेलमेंट हो सकती हैं, बट वन फोरग्राउंड इंटेलमेंट। लेकिन एक सेंटेंस में आप एक बात पे फोकस करेंगे और जिस पे आप फोकस करेंगे वो आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट होगी। फोरग्राउंड इंटेलमेंट्स विच इज डिफाइंड बाय स्ट्रेस। ठीक है, किस तरह से पता चलेगा स्पीकर को कि आपकी फोरग्राउंड कैसे है? अब आप बता तो नहीं ना सकेंगे उसको लफ्ज के ये है, आपका स्ट्रेस पैटर्न शो करेगा। जिस चीज पे आप फोकस करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करेंगे, तो आपके स्पीकर को पता चल जाएगा कि ये आपकी जो है वो फोरग्राउंड इंटेलमेंट है स्पीकर की। इज मोर इंपॉर्टेंट बाय इंटरप्रेटिंग इंटेंडेड मीनिंग। Foreground entailment which is defined by stress is more important for interpreting intended meaning। तो जब आप एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस अटर करते हैं तो आपका जो लिसनर होता है वो ये देखता है कि आपने किस जो है वो इंटेलमेंट पे फोकस किया। ठीक है, अगर आपने फोकस किया someone ate 3 सैंडविच, आपने फोकस किया Bob ate 3 सैंडविच,
अब इसका मतलब है कि आप बॉब को हाईलाइट करना चाहते हैं कि सैंडविच तो खाए गए, बस बॉब ने खाए हैं, इसको चाहे वो पकड़े। आप कहते हैं बॉब एट 3 सैंडविच, ठीक है, किसने कह दिया कि इसने गुम कर दिए, किसने कह दिया इसने किसी को दे दिया, आप कहना चाहते हैं बॉब एट 3 सैंडविच। अब आप किसी पे फोकस नहीं कर रहे, आप किस इंटेलमेंट पे फोकस कर रही हैं, दैट ही एट, कि इसने खाए हैं, इसने जाया नहीं किए, इसने किसी को नहीं दिए, इसने बेचे नहीं है। ओके, आप कहते हैं बॉब एट 3 सैंडविच, कोई कहता है इसने एक खाया, कोई कहता है 4 खाए, कोई कहता है 2 खाए। अब आप फोकस कर रहे हैं कि ही एट 3 सैंडविच, तो आपकी इंटेलमेंट आप किस पे फोकस कर रही हैं, 3 पे, तो ये आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी, बाकी आपकी बैकग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी। बॉब एट 3 सैंडविच, अब किसी को ये नहीं पता कि इसने क्या खाया है, तो आप आज है वो उसको स्ट्रेस करके कहते हैं बॉब एट 3 सैंडविच। ओके, नॉट बिस्किट्स, नॉट कुकीज, नॉट समोसास, नॉट समथिंग एल्स, रादर सैंडविच। तो ये आपकी फोरग्राउंड जो है वो अब इंटेलमेंट सैंडविच हो जाएगा और बाकी आपकी बैकग्राउंड इंटेलमेंट्स हो जाएंगी। The speaker will necessarily produce a very large number of background entailments, but the speaker will indicate how these entailments are to be ordered. How? कैसे? यानी अगर डिफरेंट वो काफी ज्यादा इंटेलमेंट जो है वो दे रहा है, और तो किस तरह से वो उस पर फोकस करेगा। इट कैन बी डन बाय स्ट्रेस एंड बाय यूजिंग स्पेशल स्ट्रक्चर। तो कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करके या विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस जो है वो उस चीज को प्रोमिनेंट कर सकता है ताकि लिसनर को पता चल जाए, सो दैट द हियरर विल अंडरस्टैंड व्हिच इंटेलमेंट इज अस्यूम्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रेटिंग इंटेंडेड मीनिंग। अब एग्जांपल को आप देखें, यहाँ पे एग्जांपल जो है वो चेंज है, बात वही है कॉन्सेप्ट। रोवर चेज्ड 3 स्क्वेयर्स, चाहे तो आप बॉब वाली ले लें, जरूरी नहीं कि आपने यही लेनी है, आप चाहे तो आप बॉब वाली जो है वो ले लें। आप बॉब वाली एग्जांपल जो है वो लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पहले ही में करेंगे बॉब 8 3 सैंडविच, आप हाईलाइट करेंगे बॉब को। अब बॉब आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल आप इसी को लिखेंगे, आप वहां पे आप हाईलाइट करेंगे या अंडर जो है वो लाइन करेंगे 8 को, बॉब 8 3 सैंडविच। अब 8 आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी, बॉब 8 3 सैंडविच। तीसरी एग्जांपल आप इसी को जो है वो लिखेंगे, रीराइट करेंगे, वहां पे आप 3 को जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपकी जो वर्ड 3 है ये आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी। और लास्ट पे आप जो है वो करेंगे यू अंडरलाइन सैंडविच, तो ये आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी। आप इसी एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन हैव दिस वेरी एग्जांपल, रोवर चेज 3 स्क्वेयर्स। अब हमारे पास ये है, अब अगर आप 3 को जो है वो स्ट्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो 3 हमारी फोरग्राउंड प्रेजेंट है इंटेलमेंट, और बाकी जो है वो हमारे जो रोवर है, चेज्ड है, स्क्वेयर्स है, ये हमारी बैकग्राउंड हो जाएगी। रोवर चेज द सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, इट मींस, या आप रोवर को जो है वो हाईलाइट करते हैं, ठीक है, तो रोवर चेज 3 स्क्वेयर्स, रोवर आपकी फोरग्राउंड इंटेलमेंट हो जाएगी और बाकी आपकी बैकग्राउंड इंटेलमेंट्स हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इंटेलमेंट। इंटेलमेंट के बारे में बस आपका मतलब है वो यही पे है। अभी इंटेलमेंट के बारे में जो हमारी डिस्कशन थी, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, तो पहले आप वो पूछ सकते हैं। फिर हम आगे मूव करेंगे। हाँ जी, है कोई? क्लियर है। ओके, अब आप ऐसे करें, मैंने आपको ना वो कैम स्कैन से मोबाइल से जो है ना वो सेंड की थी, एक पेज था, वो पेज का नंबर भी होगा, पेज नंबर 145 है, उसके ऊपर हेडिंग है सिंटैक्टिक सिमेंटिक्स। सिंटैक्टिक सिमेंटिक्स, वो एक से पेज था, पेज 145। कर दो जी, है जी सर है। जी। अब उसमें जो है वो देखें एम्बिगुइटी, एम्बिगुइटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिमेंटिक अनोमली, बस ये थोड़ा सा बहुत ब्रीफ हमने जो है उसको देखना है। सिमेंटिक अनोमली क्या होता है, अनोमली क्या होता है? अनोमली भी इनफैक्ट ना आपकी जो कंफ्यूजन है, जो एम्बिगुइटी है,
जो ऑडनेस है किसी चीज के बारे में, वो अनोमली होता है। सिमेंटिक अनोमली इज द फिनोमिनन दैट अ सेंटेंस, दो ग्रामेटिकल, कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंस सो फार एज द ग्रामर इज कंसर्न्ड, बट इज मीनिंगलेस बिकॉज देयर इज एन इनकम्पैटिबिलिटी इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो सिमेंटिक एनोमली क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप उनका ठीक है, लेकिन जो उनका सिमेंटिक रिलेशन है वर्ड्स का, द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस, उनके दरमियान जो सिमेंटिक रिलेशनशिप है ना, उसमें गड़बड़ है। अगर आपको याद होगा, हमने सिमेंटिक्स की शुरू में एक एग्जांपल जो है वो की थी कि द एलिफेंट, द बर्गर एट द एलिफेंट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द बर्गर एट द एलिफेंट। अब ये बिल्कुल ठीक है, द बर्गर सब्जेक्ट आपने लगा दिया और जो है उसके बाद एट आपने वर्ब लगा दिया, एलिफेंट ऑब्जेक्ट लगा दिया, ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन सिमेंटिक ऑडनेस है, सिमेंटिकली ठीक नहीं है, बिकॉज द बर्गर हैज नो कैपेसिटी टू ईट समथिंग, इट कैन नॉट ईट अ बॉय, इट कैन नॉट ईट एनीथिंग एल्स। तो ये आपकी जो है वो सिमेंटिक जो है वो अनोमली है। तो सिमेंटिक अनोमली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए हैं, वर्ड्स में ग्रामेटिकली रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन उनमें इनकम्पैटिबिलिटी है, उनमें आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है मीनिंग के लिहाज से, सिमेंटिक उनके अंदर जो है वो ऑडनेस है। तो कलरलेस ग्रीन आइडियाज, आप यू कैन हैव दिस एग्जांपल, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। अब देखिए, आप ग्रामेटिकली फिक्र बिल्कुल ठीक है कि कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, लेकिन सिमेंटिक अनोमली क्या है, आपने वर्ड्स यूज किए हैं कलरलेस और फिर कह दिया ग्रीन। कलरलेस और ग्रीन, ये क्या बात हुई? इफ समथिंग इज कलरलेस, अगर कोई चीज जिसका कलर ही नहीं है, हाउ इट कैन बी ग्रीन, एंड इफ इट इज ग्रीन हाउ इट कैन बी कलरलेस। तो ये दोनों तो जो है वो मतलब नहीं ना कर सकते। इफ अ थिंग, हाउ अ थिंग कैन बी एट वन एंड द सेम टाइम कलरलेस एंड ग्रीन, और कोई चीज बेरंग भी हो और सब्ज भी हो, या तो सब्ज होगी या बेरंग होगी, दोनों में से एक होगी, ठीक है। और फिर हम फर्दर, अगर ये भी सिमेंटिक अनोमली को शो करता है। फर्दर अगर हम आगे जाते हैं, हम कहते हैं कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, ठीक है। अब स्लीप जो वर्ब है आपका, तो ये जो स्लीप है, तो क्या आइडियाज भी जो है वो स्लीप करते हैं उस तरह से? और फिर फ्यूरियसली स्लीप करना, वो भी फ्यूरियसली स्लीप करना, फ्यूरियसली बड़े गजबनाक अंदाज में सो रहे हैं, ओके। तो सो ये वर्ड्स ग्रामेटिकली ठीक हैं, लेकिन इनके दरमियान जो सिमेंटिक आपका जो एक रिलेशनशिप है, जो सिमेंटिक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, सिमेंटिक जो आपस में हमांगी होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक अनोमली। यस, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद इंटेलमेंट वी हैव डिस्कस नाउ। आप ठीक हो गया। इसमें कंट्राडिक्शन भी है, बल्कि पहला देखें आप, इसी पे पहला नंबर पे है कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन जो है वो क्या होता है? कंट्राडिक्शन, कीप इन माइंड, दो सेपरेट सेंटेंसेस में भी आपस में हो सकता है, ठीक है, दो सेपरेट सेंटेंसेस में भी हो सकता है, और एक ही सेंटेंस के अंदर जो आपके वर्ड्स हैं उनके दरमियान भी कंट्राडिक्शन हो सकता है। कंट्राडिक्शन इज अ काइंड ऑफ सिमेंटिक रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस, ठीक है, दो सेंटेंसेस में भी हो सकता है, या इवन जो है वो इट कैन बी विद इन वन सेंटेंस बिटवीन द वर्ड्स। कंट्राडिक्शन अकर्स व्हेन सेंटेंसेस आर अनलाइकली टू बी करेक्ट एट द सेम टाइम, कि दो सेंटेंसेस हों और दो सेंटेंसेस एट वन एंड द सेम टाइम सही ना हो सकते हों, उसको हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। A contradictory sentence or a contradiction is a sentence which is necessarily false because of the sense of the words in the sentence। तो एक ही सेंटेंस के अंदर समटाइम वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो सही नहीं हो सकते। जैसे आप कहते हैं एलिफेंट्स आर नॉट एनिमल्स, अब एक ही सेंटेंस के अंदर ये कंट्राडिक्शन है, एलिफेंट्स आर नॉट एनिमल्स। अब ये कंट्राडिक्शन है कि एलिफेंट्स अगर हैं तो दे आर एनिमल्स, आप कहें कि एलिफेंट्स भी हैं और एनिमल्स भी नहीं हैं, तो ये कंट्राडिक्शन है एक ही सेंटेंस के अंदर। कैट्स आर फिश, कैट्स जो है वो मछलियां होती हैं, तो हो वो मतलब जो है वो नहीं होती, ठीक है। अ मैन इज बटरफ्लाई, तो ऑफ कोर्स अब इसके अंदर जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से आप कहते हैं कि सारा इज अ बॉय, अब ये नहीं हो सकता है कि सारा है तो मतलब वो बॉय नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसी तरह से हम कह दें कि अ टाइगर इज रिप्टाइल, तो जो टाइगर होता है वो रिप्टाइल होता है, तो नहीं, रिप्टाइल अलग से है, टाइगर जो है वो अलग से है। तो ये आपका एक कंट्राडिक्शन है एक ही
अच्छा वो सेंटेंस के अंदर कंट्राडिक्शन होता है। इसी तरह से अगर कुछ ऐसे दो सेंटेंसेस हों जो एक दूसरे से जो है वो मतलब जो है वो कंट्राडिक्ट करते हों, कि एक सेंटेंस में एक आपने बात की और आपने दूसरा सेंटेंस जो उसी मौजू पे आप लिख रहे हैं दैट इज क्वाइट जो है वो अपोजिट टू दैट, वो उससे कंट्राडिक्ट जो है वो कर रहा है, तो वो भी आपकी कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन टू सेपरेट सेंटेंसेस में भी हो सकता है और एक ही सेंटेंस के अंदर जो है वो आपका कंट्राडिक्टरी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक में आप जो है वो कहें फिश के बारे में, जो है वो कोई भी एक जो है वो कहते हैं कि फिश जो है वो ये हैं, और दूसरे में आप कहते हैं सेंटेंस में कि फिश कैन नॉट लिव इन वाटर। पहला आपने एक सेंटेंस जो है वो किया, फिश के बारे में आपने कोई लिखा, और फिर हमने कहा कि फिश जो है वो कैन नॉट लिव इन वाटर, वो पानी में नहीं रह सकती। तो दो सेपरेट सेंटेंसेस आपस में कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी और लिखे, आप किसी का भी नाम लें, आप कहते हैं कि जो है वो सारा इज इंटेलिजेंट गर्ल, ओके, और फिर हम जो है वो कहते हैं कि जो है वो शी इज अ बॉय। ऑफ कोर्स ये दो सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। हाँ जी, जहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहाँ तक हमारी जो एक हमारा टॉपिक था सिंटैक्टिक सिमेंटिक्स, उसके अंदर इंटेलमेंट थी, प्रीसपोजिशन था, कंट्राडिक्शन था, सिमेंटिक अनोमली थी, वो मतलब यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट है। इससे रिलेटेड भी अभी आपके ध्यान में कोई भी कंफ्यूजन है तो यू पीपल जो है वो कैन आस्क।